स्टूडेंट्स, वेलकम टू निक्स बायो एकेडमी। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? ओवरव्यू ऑफ द सेल। लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस देख लिया था। आज हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे सेल के रिगार्डिंग। ओवरव्यू ऑफ द सेल। कुछ फैक्ट्स कैसे हैं, जैसे कि देखो, लार्जेस्ट एनिमल सेल, ठीक है, स्मॉलेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, ठीक है। और ये तो हमारा क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। लार्जेस्ट ब्लड सेल, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, लार्जेस्ट WBCs एंड स्मॉलेस्ट WBC। इसके बाद हम क्या देखते हैं? स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, एंड स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल, ठीक है। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं हम। लार्जेस्ट एनिमल सेल यानी कि सबसे बड़ा एनिमल सेल कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी साइज हमारी सबसे बड़ी होती है। अगर हम स्मॉलेस्ट एनिमल सेल की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 0.3 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और अगर आपसे स्पीसीज कहीं पूछ दी जाए तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी तो ये है ओवम। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी स्पर्म। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल। लार्जेस्ट ब्लड सेल, तो ब्लड सेल के रिगार्डिंग कुछ आपके डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ब्लड, ठीक है। ब्लड हमारा दो टाइप से मिलके बना होता है, यानी कि दो एलिमेंट से मिलके हमारा ब्लड बना होता है। एक हमारा प्लाज्मा होता है और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में प्लाज्मा हमारा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे 45% होते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आते हैं? जैसे कि आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखिए यहां हमारा क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट ब्लड सेल। अगर हम ब्लड सेल की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ब्लड सेल हमारा क्या हो जाएगा? तो WBC, ठीक है। ब्लड सेल में भी सबसे बड़ा क्या होता है? WBC होता है। तो लार्जेस्ट ब्लड सेल यहाँ क्या होगा? WBCs, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ब्लड सेल की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल क्या होगा? प्लेटलेट्स। अब इसके बाद देखिए लार्जेस्ट WBC। तो WBC में भी हम फर्दर क्या देखते हैं कि ये जो हमारा WBC होता है, एक हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा ग्रेनुलोसाइट होता है, एक हमारा एग्रेनुलोसाइट, यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिस सेल में,
उसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें हमारे ग्रेनुअल्स नहीं पाए जाते उसे हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में हम क्या देखते हैं कि हमको यहाँ पे मोनोसाइट नहीं, ग्रेनुलोसाइट में हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है, मिलता है। इसिनोफिल को ही हम एसिडोफिल भी कहते हैं। जब हम ए ग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे तो यहां हमारे क्या क्या मिलते हैं, एक हमारा मोनोसाइट होता है और एक हमारा लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हमारा क्या हो जाता है, मोनोसाइट। और अगर स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो हमारा लिम्फोसाइट। ठीक है, मान लीजिए अगर ब्लड सेल में अगर डब्ल्यूबीसी ना दिखे तो लार्जेस्ट ब्लड सेल हमारा क्या हो जाएगा, मोनोसाइट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए उस चलिए एक चीज तो रह गई, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल। ये दोनों क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा सेल है जो सबसे छोटा है लेकिन उसमें हमारा सेल वॉल एब्सेंट है, तो ये हमारा होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये अभी ही याद करिए आप। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि सबसे छोटा सेल है लेकिन उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन का सेल वॉल प्रेजेंट होता है और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसीलिए ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब देखिए हमारा नया टॉपिक क्या है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा आपका जो इंट्रोडक्शन था वो लास्ट क्लास में हो चुका है, फिर भी हम क्या करेंगे, आज प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम से समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, देखो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक को भी क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंसिडर करके चलेंगे साथ में। ठीक है, एक डिफरेंस देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक में हम जानते हैं इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या आएगा, हमें पता है फंजाई, प्लांट या एनिमेलिया आता है, तो हम इसमें एनिमल और प्लांट, हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल इन दोनों को भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है, चलो ये साथ लेके क्यों चल रहा है इसका रीजन बताते हैं। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा इसके सेल एनवेलप से पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में कितना सेल एनवेलप पाया जाता है, प्लांट्स में कितने सेल एनवेलप होते हैं और एनिमल में कितने होते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे याद करना, एक कॉन्सेप्ट बना कि बैक्टीरिया हमारा बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है।
ठीक है, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि बैक्टीरिया को भगवान ने कितना छोटा बनाया है, तो फिर भगवान इसको कहता है कि चलो ठीक है, तुम इतने छोटे से हो तो तुमको हम क्या करते हैं, 3 आवरण देते हैं, यानी कि 3 सेल एनवेलप देते हैं। ठीक है, इसके पास 3 सेल एनवेलप है। फिर उसके बाद जब प्लांट्स की बारी आती है तो प्लांट्स के क्या है सीन की, वो एक जगह पे खड़ा रहेगा लेकिन साइज में बड़ा होता है। तो इसको भगवान जी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम एक जगह पे तो एटलीस्ट बड़े तो हो, तुमको हम 2 आवरण देंगे, यानी कि तुमको हम 2 सेल एनवेलप देंगे। जब एनिमल्स की बारी आती है तो एनिमल्स के लिए भगवान ने क्या कहा, भाई तुम्हारे लिए तो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो ऐसा करते तुम एक आवरण से काम चला लेना, यानी कि तुमको सिर्फ हम एक सेल एनवेलप देते हैं। ठीक है, अब देखो वो सेल एनवेलप क्या था। जब हम बैक्टीरिया में बात करते हैं तो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप क्या क्या है, 3 है। ठीक है, 3 में हम क्या देखते हैं, एक तो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा हमारा सेल वॉल और तीसरा हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो यहां सेल एनवेलप सिर्फ 2 में दिखाई देते हैं, एक हमारा सेल वॉल होता है और एक हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में हमने क्या देखा कि यहाँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होगा, और एनिमल में क्या होता है, इसके लिए तो डॉक्टर्स हैं, तो इसको कितने आवरण की जरूरत है, कितने मेम्ब्रेन की जरूरत है, तो सिर्फ एक, इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्लियर है? देखो अभी यहीं पे फंक्शन सुन लेते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसका मेन काम क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को सरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि ये बैक्टीरिया को चिपकने में हेल्प करता है। जैसे मान लो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में चला गया, तो इंटेस्टाइन में कैसे रहेगा, इंटेस्टाइन से वो चिपक जाता है। चिपकेगा कैसे, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये एक स्लाइमी म्यूकस टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 तरह के ग्लाइकोकैलिक्स दिखाई देते हैं, एक हमारा होता है स्लाइम लेयर और एक हमारा होता है कैप्सूल। ठीक है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल हमारे ग्लाइकोकैलिक्स के पार्ट हैं। तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल क्या होता है, तो देखो स्लाइम लेयर बोले तो एकदम स्लाइमी सा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं सर्दी के टाइम में उनके नाक से एकदम कंटिन्यूअसली पानी की तरह बहता रहता है, वो क्या है, स्लाइम लेयर। ठीक है, यानी कि बहुत ही ढीला आवरण, बहुत लूजली अरेंज्ड होगा ये। ठीक है, और कैप्सूल तो छोटे बच्चे से थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं जिनमें क्या होता है, नाक आता रहता है, मतलब नेजल सिक्रेशन, और वो अपने अंदर करते जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, मोटा आवरण होता है उसका, तो यहाँ क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी जो कैप्सूल वाला पार्ट होगा ये हमारा टाइटली पैक्ड होगा। लेयर मतलब है तो ये म्यूकस जैसा, लेकिन इसका जो बॉन्ड होगा वो टाइटली पैक्ड होगा। स्लाइम लेयर में क्या होता है, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, ये चिपकने में हेल्प करता है, ग्लू की तरह होता है, समझिए। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल को हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे पापा की तरह होते हैं। ठीक है, कैसे पापा की तरह होते हैं, पापा क्या करते हैं, एक तो हम लोगों को क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि एक सपोर्ट देते हैं, एक हमको किसी भी चीजों से सेफ रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सेल वॉल क्या करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक डेफिनेट शेप देता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारी मम्मी की तरह होती है। मम्मी का काम क्या होता है कि कोई भी चीज को सेलेक्ट कर करके घर में लाना। मान लीजिए कि मम्मी है, उनकी फ्रेंड आई हुई है, तब तो कहेगी आ जाओ आ जाओ। ठीक है, लेकिन जहां हम देखते हैं यार मम्मी की दुश्मन आ गई, तो क्या करती है, बाहर से ही चलो ठीक है जाओ। तो यानी कि मम्मी सेलेक्ट करती है कि हमारे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म का एरिया है, यानी कि जो सेल में सेल मेम्ब्रेन है, वो डिसाइड करती है कि साइटोप्लाज्म में किसको जाना है किसको नहीं जाना है। इसीलिए हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, समझ में आया? सेम इसी टाइप से हम प्लांट सेल में भी देखेंगे कि प्लांट सेल में भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का काम हर जगह सेम है। आप याद रखना, सेल वॉल हर जगह पापा की तरह है, सेल मेम्ब्रेन हर जगह मम्मी की तरह है।
ठीक है। और हमारे एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, यानी यहाँ पे चुन चुन की चीजें आती हैं हमारे अंदर, ठीक है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर से देखते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया में क्या होता है, इसका जो सेल एनवेलप होता है, इसमें सबसे बड़ा, सबसे बाहर का जो एरिया होता है, देखिए अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में जो सबसे आउटर लेयर होता है, ये हमारा होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका जो हमारा दूसरा सेल एनवेलप होता है, ये है हमारा, ये हमारे पापा हैं, ठीक है, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या होता है, ये सेल को एक शेप देता है और एक डेफिनेट शेप देगा और साथ में क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमें सेल मेम्ब्रेन यानी कि मम्मी दिखाई देती है। ठीक है। अब हम सेल मेम्ब्रेन के बाद देखेंगे ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये पूरा एरिया हमारा साइटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, अंदर में क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जैसे जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, कहीं कहीं से इनवेजिनेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका एक्सटेंशन हो जाता है। और एक्सटेंशन होने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारे कुछ वेसिकल्स जैसे, या कुछ ट्यूब्यूल जैसे, या कुछ लेमेली जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मीजोजोम। मीजोजोम हमारा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इक्विवेलेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोट में हमारा मीजोजोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोनों का काम क्या है, रेस्पिरेशन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, तो प्रोकैरियोट में मीजोजोम और यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मीजोजोम जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, यूकैरियोट्स में, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए फिर हम क्या देखते हैं कि कहीं किसी और जगह पे भी हमारा क्या होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, ठीक है, ये जो हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स भरे होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ हमको डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स दिखाई देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कलरफुल होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसका कलर कैसा है, ब्लू और ग्रीन कलर का होगा, तो हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। कुछ बैक्टीरिया हमारे पर्पल ग्रीन होते हैं या पर्पल सल्फर होते हैं, ठीक है, तो ग्रीन सल्फर होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे जो पिगमेंट है वो कहाँ से आते हैं, तो ये क्रोमैटोफोर में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, यहाँ डीएनए जो रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का, एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा क्या है, डीएनए, और डीएनए यहाँ पे कैसा होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया में। ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम का है कहते हैं। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें हमारे कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं।
ठीक है। ये हमारा क्या है, राइबोसोम। ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि डीएनए हो गया, जहाँ डीएनए रहेगा वहाँ पे क्या होगा, हमारे एमआरएनए का भी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ एमआरएनए भी बने हुए हैं। अगर इस एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम आके लग जाए, ठीक है, एक एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम आके लग जाएं तो इनका काम क्या होता है, राइबोसोम का काम याद रखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जैसे ही एमआरएनए पे राइबोसोम आके लगेगा वैसे ही ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अगर एमआरएनए की एक ही चेन पे ढेर सारे राइबोसोम प्रेजेंट हो तो इसको हम कहेंगे पॉली, मतलब ढेर सारा, और राइबोसोम यानी कि पॉलीराइबोसोम। ठीक है, या हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीजोम। ये जो हमारा राइबोसोम होता है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो हमारा 70S टाइप का होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या देखेंगे, कुछ हमारे छोटे छोटे ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये इंक्लूजन बॉडी क्या है, हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे कि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो कुछ हमारे साइनोफाइसियन ग्रेनुअल हो गए, कुछ हमारे फॉस्फेट के ग्रेनुअल्स हो गए, कुछ हमारे सल्फर के हो गए, ठीक है, या स्टार्च हो गया। ये सब हम क्या देखते हैं कि ये सब हमारा रिजर्व फूड मटेरियल, इसी को हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमें इतने स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या देखते हैं यहाँ पे हमारा एक फ्लैजिला। बैक्टीरिया को फ्लैजिला के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक फ्लैजिला इसमें पाया जाता है तो इसको हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। अगर एक भी हमारा फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर एक ही साइड पे ढेर सारे हमारे फ्लैजिला होंगे तो वो हमारा लोफोट्राइकस हो जाएगा। अगर पूरे एरिया में हमारा फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये हमारा पेरीट्राइकस होगा। ठीक है, ये हमारे क्या थे, बैक्टीरिया में। अब इसके अलावा जो बैक्टीरिया का सरफेस होता है इस पे कुछ हमारे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि सीलिया जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर जिसको हम फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, फिम्ब्री, कभी भी फिम्ब्री आता है तो याद रखना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि एक उंगली नुमा संरचना है। ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को कहीं भी पकड़ने में, होल्ड करने का काम हमारा फिम्ब्री करती है। और इसके अलावा हमारा कुछ और इस टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पिलाई। ठीक है, यहीं पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, पिलाई। पिलाई और फ्लैजिला के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो हमारा पिलाई होता है इसका मेन रोल हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, दो हमारे बैक्टीरिया है, जैसे कि मान लो पिलाई हमारा सेक्स पिलाई होता है, जैसे F माइनस और F+ हमारे सेक्स पिलाई हो गए। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये हमारा मान लो F- F+ है और ये हमारा F- सेल है। ठीक है,
इसके पास हमारा जेनेटिक मटेरियल है और इसको इसमें ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा और इस कंजुगेशन ट्यूब से ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा। तो ये वाला काम हमारा पिलाई का होता है, यानी पिलाई हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। पिलाई के बारे में एनसीईआरटी में हमारे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बना होता है, वो प्रोटीन हमारा क्या होता है, पिलिन प्रोटीन। ठीक है, पिलाई हमारा पिलिन प्रोटीन से बना होता है और जो हमारा फ्लैजिला होता है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजिला का काम क्या होता है, ये लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो देखो अब सारी चीजों को अगर हम बताएं तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है, ये हमारा सरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी बैक्टीरिया को चिपकने के लिए। ये पूरा का पूरा एरिया हमारा म्यूकस वाला एरिया होता है। अगर ये म्यूकस हमारा एकदम लूजली अरेंज्ड है तो स्लाइम लेयर का बना हुआ है, अगर ये थोड़ा सा हार्ड है तो ये हमारा किसका बना रहेगा, कैप्सूल का बना रहेगा। दूसरा हमारा सेल वॉल होता है, सेल वॉल हमारा परमिएबल होता है, यानी कि सेल के बाहर जो भी हमारे आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर हो गया, इनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जैसे सेल वॉल, सेल परमिएबल है यानी ये आराम से मूवमेंट अंदर हो जाएगा। जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन हमारा सेल वॉल का काम और क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो वायरस हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, मतलब कोई और अगर ऑर्गेनिज्म में उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारी मम्मी की तरह, इसका मतलब ये सिलेक्टिवली परमिएबल है और काम इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाता है, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा देती है। ठीक है, एक्सटेंशन यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या है, हमारा मीजोजोम बन जाता है। इसमें हमारे लेमेली, टिब्यूल्स और वेसिकल्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, मीजोजोम का मेन काम रहता है हमारा रेस्पिरेशन में, तो जितने भी रेस्पिरेशन में हमारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सारे एंजाइम हमारे मीजोजोम में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कुछ अलग टाइप के स्ट्रक्चर हमारे सेल मेम्ब्रेन से ही बन जाते हैं, वो हमारा क्रोमेटोफोर कहलाता है। इसमें हमारे डिफरेंट काइंड के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारे कलरफुल होते हैं तो उनके पिगमेंट्स हमारे क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा सेंटर में, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा सेंटर में बिखरा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म वाले एरिया में, इसको हम या तो न्यूक्लियोइड बोलेंगे। हमारा डीएनए कैसा होता है बैक्टीरिया का, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरिया में हमारा किस टाइप का डीएनए है, तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। राइबोसोम यहाँ 70S टाइप का पाया जाता है। ठीक है, अगर एक mRNA पे ढेर सारे राइबोसोम लगे हैं, ठीक है, यानी एक mRNA के स्ट्रिंग पे ढेर सारे राइबोसोम लगे हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहते हैं। कुछ हमारे स्टार्च ग्रेन्यूल्स या फिर हमारे कुछ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। एक फ्लैजिला होता है, इसमें फ्लैजिला हमारा फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। कुछ हमारे सेक्स पिलाई प्रेजेंट होते हैं जिनका मेजर रोल हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है, पिलीन प्रोटीन का बना हुआ है। अब चलो हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की। ठीक है, देखो प्लांट को भगवान ने कितनी आवरण दी है, यानी कितनी सेल एनवेलप दिया है, तो सिर्फ 2। ठीक है, ये मान लो एक प्लांट सेल है जिसमें से ये हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सेल वॉल, और इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन हमारी होती है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। ऐसा करते थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं।
क्योंकि प्लांट सेल में ही हम आपको सारे के सारे फंक्शन बता देंगे, ताकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है इसके फंक्शन अभी ही आपको पता चल जाए। सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इसके बाद हम एक और लेयर देखते हैं, ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा साइटोप्लाज्म का होता है, ठीक है। सेंटर में हमारे ढेर सारे साइटोप्लाज्म, पूरा सेल में साइटोप्लाज्म पूरा, यानी सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर। फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो बहुत बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, यानी कि प्लांट सेल वॉल में सबसे बड़ी हमारी वैक्यूल बीच में सेंटर में प्रेजेंट है। वैक्यूल हमारे सेंटर में प्रेजेंट होने से क्या होता है, वैक्यूल मतलब एक तरह से सेल का स्टोर हाउस कह सकते हैं, कि कोई भी चीज है तो वो सेल के अंदर यानी कि वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में पहले इसका फंक्शन सुन लेते हैं हमारे वैक्यूल का। ये क्या है, वैक्यूल, ठीक है। देखो वैक्यूल का काम क्या होता है कि ये जो वैक्यूल है ये एक तरह से हमारा सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करती है, उसको बढ़ाती है, उसका ग्रोथ करने का काम करती है। अब कैसे करेगी ग्रोथ, तो वैक्यूल हमारा एक गुब्बारे की तरह है। मान लो एक पानी में एक बाल्टी पानी ले लिया, अब उस पानी में क्या करते हैं, जब हम गुब्बारा को डिप करते हैं तो गुब्बारा क्या करता है, पानी के एरिया को एक तो ऊपर कर देगा और अपने एक जगह बना लेगा। बैलून के अंदर पानी नहीं घुसता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारा पानी के अंदर एक जगह बना लेता है और अपने पानी के एरिया को बढ़ा देता है। तो वैक्यूल भी बिल्कुल उसी टाइप का होता है कि ये सेल के, ये साइटोप्लाज्म के, इसमें हम वैक्यूल को क्या देखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म का बना है, तो साइटोप्लाज्म के नॉन साइटोप्लाज्मिक पार्ट में पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी जहां साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट है वहां वैक्यूल पाया जाएगा। इसका मतलब देखो, जैसे कि आप एक बाल्टी ले लो, ठीक है। अब इस बाल्टी में हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा पानी वाला एरिया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि रेड पोर्शन से जो हमारा पानी वाला एरिया है ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक गुब्बारे को इसके अंदर डिप कर रहे हैं। मान लो एक गुब्बारे को हम इसके अंदर डिप कर दिए, जैसे ही इस गुब्बारे को हम इसके अंदर डिप किए तो क्या हुआ, इसका जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया यानी पानी का एरिया वो बढ़ के कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। गुब्बारा अंदर की तरफ गया, पानी बाहर की तरफ आ गया। लेकिन गुब्बारे के अंदर जो ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस अभी भी देखा जाए तो उस स्पेस में कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है, गुब्बारा है, अंदर पानी नहीं घुस रहा है, मतलब अंदर साइटोप्लाज्म जो पानी है गुब्बारे के अंदर नहीं घुस रहा है। तो वैसे ही हमारा क्या है, इस साइटोप्लाज्म में जो हमारा नॉन साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वहां हमारा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी इस पूरे पानी के अंदर जिस वाले पार्ट में पानी नहीं है वहां जाके हमारा बैलून अपनी जगह बना लिया है। बिल्कुल उसी टाइप से हमारा वैक्यूल सेल में अपना स्पेस बनाता है, ठीक है। पानी पानी की बातें करें, वैक्यूल में पानी घुसता है, ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि मतलब पानी है तो उसके अंदर नहीं घुस रहा है। बस एक एग्जाम्पल है आपका कि जिस तरह से बैलून अपनी जगह बना लेता है एक किसी कंटेनर में, ठीक है, पानी वाले कंटेनर में, और मतलब उस पानी की जगह में पानी को भी साइड करके एक जगह बना लिया अपना, तो बिल्कुल उसी टाइप से वैक्यूल भी क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म के जहां पे साइटोप्लाज्म नहीं है उस जगह पे घुस के बैठ गया है, ठीक है। तो जब ये साइटोप्लाज्मिक वाले पार्ट में प्रेजेंट हो जाएगा, जैसे जैसे ये अपनी साइज बढ़ाएगा ये साइटोप्लाज्म का एरिया बढ़ेगा, ठीक है। यानी कोई भी बंदा खा खा के मोटा हो जाता है, उसका बॉडी साइड साइड से फूलने लगता है, तो बिल्कुल उसी टाइप से एक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा जो वैक्यूल बढ़ता जाएगा सेल का साइज भी बढ़ता जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा वैक्यूल के लिए क्या है कि मान लो सेल में पानी की अमाउंट ज्यादा हो गई, ठीक है,
पानी का अमाउंट मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब ये रिक्तिका यानी कि ये वैक्यूल क्या कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर आके समा जाओ, ठीक है। यानी कि वाटर कहाँ चला गया, वैक्यूल के अंदर चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं कि जब इस सेल में आयंस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके आयंस होते, उनका अमाउंट अगर ज़्यादा होता है तो वैक्यूल कहता है कोई बात नहीं, तुम भी मेरे अंदर आ जाओ। तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, आयंस भी आ जाते हैं। अगर मान लो कि अगर प्लांट सेल है, मतलब प्लांट ही सेल है, अगर प्लांट सेल है तो उस प्लांट सेल में हमारा रेजिन, टैनिन, एल्कलॉइड्स, कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं या कुछ टेनिन हो गया, रेजिन्स हो गया, ये सब गम्स हो गया, इन सब का भी स्टोरेज होता है। तो जितने भी एल्कलॉइड, इन सब का अगर सिक्रीशन होना स्टार्ट होता है तो वैक्यूल कहता है कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ। तो यानी कि हमारे वैक्यूल के अंदर और क्या क्या पाया जाता है, तो जैसे एल्कलॉइड्स हो गया, टैनिन हो गया, रेजिन्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारे सेल के यानी कि वैक्यूल के अंदर पाई जाती हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे मान लो पिगमेंट होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होंगे, ठीक है। पिगमेंट की बात कर रहे हैं हम, विटामिन की नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम पिगमेंट की बात कर रहे हैं कि एक हमारा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, एक हमारा फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा वैक्यूल है, वैक्यूल में हमारा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। और ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, तो एंथोसाइनिन और फाइकोबिलीन्स, ठीक है। एंथोसाइनिन और फाइकोबिलीन्स ये हमारे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हैं, ठीक है। एंथोसाइनिन, गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और फाइकोबिलीन्स में हमारे दो तरह के फाइकोबिलीन्स होते हैं, एक हमारा फाइकोइरिथ्रिन और एक हमारा फाइकोसाइनिन होता है, ठीक है। ये देखो फाइकोबिलीन्स में भी हम क्या देखते हैं, एक हमारा फाइकोसाइनिन होता है और एक हमारा फाइकोइरिथ्रिन होता है। देखो कभी भी इरिथ्रिन वर्ड आता है इसका मतलब रेड से रिलेटेड है, और कभी भी साइनिन वर्ड आता है इसका मतलब हमारा ब्लू से रिलेटेड है, याद रखना। क्योंकि अभी आगे आप एनिमल किंगडम जब पढ़ोगे तो वहां हम देखते हैं हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोसाइनिन। और जब हम ब्लड की बात करते हैं तो जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है इसको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, तो इरिथ्रो वर्ड रेड के लिए हो गया, ठीक है। तो यानी कि फाइकोसाइनिन का कलर क्या होता है, हमारा ब्लू कलर, और फाइकोइरिथ्रिन का कलर हमारा रेड कलर होता है, ठीक है। ये इतनी चीजें हमारे वैक्यूल के रिगार्डिंग है, ठीक है। कुछ गैस वैक्यूल भी होते हैं, फूड वैक्यूल भी, तो वो सारी बातें हम वैक्यूल में करेंगे। ये हमारा जनरल एक इंट्रोडक्शन था कि वैक्यूल का काम क्या होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है, तो जितनी भी चीज़ें स्टोर हाउस क्यों बोल रहे हैं, सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। लेकिन देखो जब वैक्यूल के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्योंकि फटने के चांस होते हैं सेल के, तो ये क्या करता है वैक्यूल, ये खिसक के जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कुछ चैनल होते हैं एक्वापोरिन्स के, प्रोटीन होते हैं, वहां से क्या करता है पानी को बाहर भेज देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है वैक्यूल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है, बीच में हमारा क्या था वैक्यूल। अब वैक्यूल को हम थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं क्योंकि हमको न्यूक्लियस भी बनाना है। ये साइटोप्लाज्म, अब देखो वैक्यूल सेंटर में होता है, और ये याद रखना कि सेल का 90% पार्ट जो है वो हमारा वैक्यूल कवर करता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो इसीलिए सेल में वैक्यूल के बड़े होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है। यानी न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पेरीफेरी में पाया जाता है, ठीक है। ये मान लो न्यूक्लियस हम ऐसा बना दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है।
उसमें हमारी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज होके हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में आप देख चुके हो, ठीक है, इसीलिए हम इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं न्यूक्लियस का। तो ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर इस तरह से लगी हुई होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसी के पास हम क्या देखेंगे, एक और सेल ऑर्गेनल्स होती है जो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही पास पाई जाती है। मतलब आप ऐसे समझो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हस्बैंड है तो गोल्जी बॉडीज उसकी वाइफ है, ठीक है, बिना हस्बैंड के वाइफ कंप्लीट नहीं होती और बिना वाइफ के हस्बैंड कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। देखो कैसे, क्यों, इसका फंक्शन आप जब जानोगे तो खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। ये कौन है, गोल्जी बॉडीज। तो जहां जहां हस्बैंड पाया जाएगा वही वही वाइफ पाई जाएगी। ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडीज, ठीक है। अब पहले इसके फंक्शन सुन लो। ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से निकलता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और हमारा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हमारा कुछ इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा क्या बनता है, राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है, अभी हम बताएंगे राइबोसोम कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो जब राइबोसोम बनता है तो बस ऐसे याद रखना कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पे हमारे इस तरह से राइबोसोम आके लग जाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं और ये हमारा जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है इसके मेम्ब्रेन पे भी हमारे राइबोसोम इस तरह से लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सरफेस पे राइबोसोम लगा रहता है उसको हम कहते हैं RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, RER और SER, ठीक है। तो ऐसे समझ लेते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बच्चे RER और SER और उसकी वाइफ कौन है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो एक जो शैतान बच्चा होता है वो RER है, ठीक है, जो रफ होता है थोड़ा, ठीक है। और SER हमारा कैसा है, स्मूथ है, चिकना, ठीक है। तो याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बच्चे कौन कौन है, RER और SER, और उसकी वाइफ कौन है, गोल्जी बॉडीज। तो देखो होता क्या है कि जिस सरफेस पे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस सरफेस पे हमारा राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फंक्शन देखो क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक और जो गोल्जी बॉडीज है इसके जो फंक्शन होते हैं वो हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये हमेशा पास में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया, ये चार हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडो मीन्स इनसाइड, मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और सिस्टम यानी कि कोई ना कोई सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो कैसे होंगे, तो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके जो फंक्शन होंगे वो कोऑर्डिनेटेड होंगे, ठीक है, होंगे। ये हम कह सकते हैं ना, इसके जो हमारे स्ट्रक्चर है वो कहीं से भी चिपका हुआ नहीं है, ठीक है, देखना वो टच नहीं है कहीं से भी, क्या है, इंटरकनेक्टेड नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन इसके फंक्शन आपस में कनेक्टेड है। देखो कैसे, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे हमारा राइबोसोम पाया जाता है, तो ये राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे प्रोटीन बना, जैसे ही प्रोटीन बनता है ये प्रोटीन चला आता है ER के ल्यूमेन में, ठीक है। प्रोटीन बना, प्रोटीन चला आया कहाँ पे, ER की ल्यूमेन में आ गया। SER क्या करेगा,
लिपिड का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि है कैसा, चिकना सा, जो चिकना होता है वो चिकने का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे लिपिड हमारा घी हो गया, तेल हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी एक फैटी एसिड, यार एक फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा, लिपिड का करेगा। तो लिपिड क्या करेगा, यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन एसईआर कर दिया, तो अंदर की तरफ मान लो हमारा लिपिड भी आ गया ल्यूमेन में, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ये हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें हमारे वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल। तो जितने भी हमारे लिपिड और प्रोटीन है वो वेसाइकल्स में टूट टूट के बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे हमारा प्रोटीन बन गया, यहाँ पे हमारा लिपिड बन गया। अब ये प्रोटीन और लिपिड, ये जो हमारी सिस्टर्नी की वॉल है वहां से छनता छनता हमारा बॉल के रूप में यानी वेसाइकल के रूप में टूट टूट के उसमें भरा हुआ है हमारा लिपिड, बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये बाहर की तरफ आएगा, ये किससे जाके मिल जाएगा, तो इसकी वाइफ कौन है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडीज के अंदर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसकी गोल्जी बॉडीज के अंदर क्या किया, ये एंटर कर गया। यहाँ पे प्रोटीन बना था हमारा, ठीक है। जब गोल्जी बॉडीज में आता है तो गोल्जी बॉडीज के पास क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो भी यहाँ पे प्रोटीन आया, अब उस प्रोटीन में जुड़ गया क्या, कार्बोहाइड्रेट। और हम इससे पहले बताए हैं आपको कि कभी भी ग्लाइकेन वर्ड हो, ग्लूको वर्ड हो, ग्लाइको वर्ड है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ेगा तो हम इसे कह सकते हैं कि क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, ठीक है। सेम इसी टाइप से अगर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है अगर लिपिड के साथ जुड़ता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइको प्लस लिपिड यानी ग्लाइकोलिपिड। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी बॉडीज का मेन काम क्या है कि ये हमारे जो भी प्रोटीन और लिपिड आ रहे हैं इनको क्या करता है, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये लिपिड वाला पार्ट है, इतना समझ में आ गया। अब गोल्जी बॉडीज में क्या होता है, यहाँ पे मम्मी कह रहे हैं, जो ये कोई भी वाइफ होती है, वाइफ का काम क्या होता है, पैकिंग करना, ठीक है। ये क्या करती है, पैकिंग करने का काम। मान लो कहीं जाना रहे तो ये पैकिंग कर लेंगी, क्या क्या लेके जाना है उसको बाहर निकालेंगी और ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाहर निकाल देंगी, ठीक है, यानी कि जाने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो यानी कि गोल्जी बॉडीज का काम हमारा क्या क्या है, पैकेजिंग, ठीक है, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा गोल्जी बॉडीज का काम है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की तरह है, ठीक है। मान लो अगर हम शर्ट की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, एक शर्ट तैयार हुआ। जैसे मान लो अभी शर्ट बना है, ठीक है, कोई भी नया कपड़ा लिए, कपड़ा से हम एक शर्ट बना दिए। जब वो शर्ट अब क्या करेगा, पैक वैक करके हम दूसरी फैक्ट्री में भेजेंगे। ये पहली फैक्ट्री, शर्ट बनी, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड बन गया, ठीक है। अब उसको हम पैक करके वेसाइकल के अंदर भेजेंगे दूसरी फैक्ट्री में, यानी गोल्जी की फैक्ट्री में हम भेजें। तो दूसरी फैक्ट्री में काम क्या होता है कि जो वो शर्ट है अब उसमें चेक करने का काम हो गया, बटन लगाने का काम, कलर करने का काम हो गया, ठीक है। तो जब हम उस शर्ट को और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये मॉडिफिकेशन हमारा कहाँ होता है, गोल्जी बॉडीज में होता है, यानी दूसरी फैक्ट्री में होता है। अब जब पूरी तरह से वो शर्ट तैयार हो गया तो अब हम क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक में पैक करते हैं। पैक करने के बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट यानी मार्केट में बिकने के लिए हम उसको बस के अंदर रख देते हैं या कार के अंदर रख देते हैं, जिसमें भी जाना होगा उसमें रख देते हैं, ठीक है। वो अपना मार्केट में निकल जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो सेम प्रोसेस हमारा गोल्जी बॉडीज का होता है। जैसे ही वो शर्ट बन के आया कहाँ, गोल्जी की फैक्ट्री में, गोल्जी की फैक्ट्री ने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन को मिला दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, ग्लाइकोलिपिड बनाया, यानी मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी शर्ट में बटन बटन लगा दिया। अब ये क्या करेगी, पैकिंग करेगी, यानी कि जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इनको पैक कर दिया। पैक करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट के लिए बाहर निकाल दी। जब ये ट्रांसपोर्ट के लिए बाहर निकालेगी तो यहाँ भी ये वेसाइकल के फॉर्म में ये बाहर निकालेगी, ठीक है। जैसे अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें पूरा ग्लाइकोप्रोटीन भरा हुआ है, ग्लाइकोलिपिड भरा हुआ है।
तो ये हमारे सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो कि हमारे बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हमारे वेसिकल के रूप में बाहर निकलते हैं जिसमें ढेर सारे एंजाइम भरे हों। ठीक है, कुछ हमारे कैसे होते हैं, इसमें ढेर सारे एंजाइम भरे हुए होंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, यानी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हमारा कहाँ से हो रहा है ओरिजिन, तो गोल्जी बॉडीज से हो रहा है। गोल्जी बॉडीज ही वेसाइकल के रूप में ढेर सारे एंजाइम भर के बाहर निकालती है, ये हमारा लाइसोसोम होता है। और यही गोल्जी बॉडीज क्या होता है, कुछ खाली फोकट का हमारा वेसाइकल बना देती है। ठीक है, तो ये जो खाली फोकट का हमारा वेसाइकल बना है ये हमारा कौन होता है, वैक्यूल होता है। और ये जो स्टेप आपको बताए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वैक्यूल तक के, यही हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक है, अब देखो आगे। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार खिचड़ी पक गई, कोई बात नहीं है, बस आप ये याद रखना कि एक हमारे प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल होता है। जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए, बाकी ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसको हम डिटेल में अभी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जब एंडोमेम्ब्रेन वाला पार्ट जब पढ़ाएंगे ना, तो ये सारी चीजें हम फिर से रिपीट कर देंगे। तो कोई भी पैनिक मत होना कि अरे क्या समझा दी। ठीक है, बस ये याद रखना कि एक प्लांट सेल में हमारा क्या क्या पाया जाता है। अब देखो, इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या देख रहे हैं, कुछ हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है कि ये हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसको हम किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किचन में खाना बनता है और खाना बनाने का काम सेल के लिए कौन कर रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक और सेल ऑर्गेनल से इस तरह से इसमें फोल्डिंग होती है। देखो एक चीज नोटिस करना, फोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही है और फोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन में मीजोसोम की भी हो रही है, इसीलिए दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये पूरे सेल में दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एक हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, तो कुछ माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो बॉडीज में भी हम क्या देखते हैं, हमको तीन टाइप के माइक्रो बॉडीज होते हैं। एक हमारा ग्लाइऑक्सीजोम होता है, एक हमारा स्फेरोजोम होता है और एक हमारा परऑक्सीजोम होता है। ठीक है, जिसमें से ये तीनों हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल में सिर्फ हमारा परऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, ग्लाइऑक्सीजोम के बारे में अभी सुन लो कि माइक्रो बॉडीज जो ग्लाइऑक्सीजोम है ये हमारा सिर्फ जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाएगा। प्लांट में एब्सेंट होता है, ये सिर्फ जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाता है। और दूसरा हमारा स्फेरोजोम जो होता है इसको हम प्लांट का लाइसोसोम कहते हैं, क्योंकि जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं उसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे स्फेरोजोम को ही हम प्लांट का लाइसोसोम कहते हैं। तीसरा हमारा परऑक्सीजोम है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ पर ऑक्साइड टाइप का है। ठीक है, यानी कि ये पर ऑक्सीजोम नाम इसका क्यों पड़ा है, क्योंकि ये पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करता है और डिस्ट्रक्शन भी करता है। यानी ये पर ऑक्साइड फॉर्मिंग एंजाइम भी बनाएगा और पर ऑक्साइड डिस्ट्रॉइंग एंजाइम भी बनाएगा। ठीक है, तो ये पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करता है और इसको डिस्ट्रक्ट भी करता है, इसीलिए इसको हम पर ऑक्सीजोम कहते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च हो गया हमारा क्या, रिजर्व फूड मटेरियल। बस लगभग इतनी चीजें हमारी प्लांट सेल में पाई जाती है। ये राइबोसोम को लिखना ही भूल गए। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम में भी हमारा एटीएस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है यहाँ प्लांट सेल में। क्यों, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है,
इतना स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमें एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एक चीज नोटिस करना, जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में हमारा क्या क्या नहीं पाया जाएगा। सेल वॉल एब्सेंट रहता है, ठीक है। वैक्यूल भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि यहाँ ना ग्लाइऑक्सीजोम पाया जाएगा, ना स्फेरोजोम पाया जाएगा, ना क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा स्टार्च भी नहीं पाया जाएगा। एनिमल सेल में हमारा रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होगा। सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। माइक्रोबॉडीज में ग्लाइऑक्सीजोम स्फेरोजोम जो है ये दोनों एब्सेंट होता है। पर ऑक्सीजोम हमारा प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट है। बाकी प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल में हमारा सेंट्रोजोम जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और जो भी चीजें ना समझ में आए ना तो उसको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे अभी डिटेल में हमें पढ़ाने बाकी हैं। चलिए इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ग्राम स्टेनिंग की, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम स्टेनिंग के बारे में दिया है, ठीक है। यानी कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, एक हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। देखो बैक्टीरिया देख लेते हैं अभी। बैक्टीरिया में क्या देखते हैं, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। सेल वॉल कैसा हो, सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन में भी ये किसका पॉलीमर होता है, तो नैग और नैम का पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ नैग प्लस नैम। और लास्ट क्लास में मैंने नैग और नैम के बारे में क्या बताया था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और दूसरा हमारा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। सेल वॉल कैसा होता है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। राइबोसोम यहाँ पे हमारे 70S टाइप के पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया का हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसका बिहेवियर कैसा होता है, तो कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया देखने में सीधा साधा लगता है लेकिन घाव बड़े गंभीर करता है, ठीक है। क्योंकि देखने में कैसा स्ट्रक्चर सिंपल सा है लेकिन बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चलता है, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे कितने टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। कैसे हम कह रहे हैं कि है वो सिंपल, देखो एक हमारा होता है कोकस, दूसरा हमारा होता है विब्रियो, तीसरा हमारा होता है स्पाइरुलम, स्पाइरिलम, ठीक है। और चौथा हमारा होता है रॉड शेप बैसिलस, ठीक है। देखो कोकस, कोकस मतलब हमारा स्फेरिकल, गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसा, ठीक है। ये कैसा होगा देखने में, तो स्फेरिकल होगा यानी गोल होगा। विब्रियो, तो विब्रियो मान लो विब्रियो और
बैसिलस लोग भूलते हैं, ठीक है। कोकस सबको याद रहता है, ये गोल सा रहता है। विब्रियो को याद रखना सीवी से। हम लोग कहीं भी अपनी सीवी देते हैं ना, तो ये सीवी ही हमारा क्या है, विब्रियो है। सीवी, सी से हमारा कॉमा शेप, ये हमारा इस टाइप से होता है कॉमे की तरह, ठीक है। स्पाइरोलम हमारा हो जाएगा स्पाइरल शेप का, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा स्पाइरल शेप का। और बेसिलस हमारा कैसा होता है, तो रॉड शेप का होता है। ये हमारा क्या हो गया, बेसिलस। तो स्ट्रक्चर के आधार पे, शेप के आधार पे क्या हुआ, हम क्या देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है हमारा 4 टाइप का होता है। एक हमारा कोकस, विब्रियो, स्पाइरोलम और बेसिलस। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, सिंपल सा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर इसका कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट में ये सेंटेंस ही दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल बिहेवियर, सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो ध्यान देना, सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये हमारा क्या हो जाता है, बैक्टीरिया। और फ्लैजिला के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे मैंने बताया है मोनोट्राइकस, ए ट्राइकस, खैर एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसे पढ़ना, ठीक है। चलो अब हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे। एक साइंटिस्ट हमारे थे, कौन, क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ग्राम स्टेनिंग करके बैक्टीरिया को बताया था कि बैक्टीरिया हमारे एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एक बैक्टीरिया हमारा ग्राम नेगेटिव होता है। चलिए देखते हैं अभी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये देखो, ये मान लो एक बैक्टीरिया, इधर मान लो एक बैक्टीरिया, ठीक है। जो हमारा ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी थिक होती है, ठीक है। सेल वॉल कैसी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है और इसमें मोटी सी परत है, ठीक है। दूसरा हमारा ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया है, इसकी परत हमारी पतली सी है, ठीक है। ये भी पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना है, लेकिन यहाँ पे इसका जो लेयर है, ये लेयर कैसा है, पतला सा है। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, कौन, क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को अपने ही नाम पे रख दिया, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो क्रिश्चियन ग्राम में एक्चुअल में किया क्या था, इन्होंने लिया था एक हमारा क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, आयोडीन और अल्कोहल, ये तीन हमारा क्या, देखो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ये हमारा सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है। जब इन्होंने सबसे पहली बार क्रिस्टल वायलेट को डाला था इस पे, तो ये देखे थे कि ये जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसमें क्या हुआ, ये पूरा हमारा ब्लू ब्लू कलर का हो गया। यानी क्रिस्टल वायलेट से जब इसको ट्रीट किया तो हमको ये बैक्टीरिया, पूरा बैक्टीरिया किस कलर का दिखाई दिया, तो ब्लू कलर का दिखाई दिया। इसमें हमारी जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ये कैसी थी हमारी, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई हमारी सेल वॉल थी, ठीक है। तो जब इसने क्रिस्टल वायलेट से इसको ट्रीट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिस्टल वायलेट जो ये इसमें मॉलिक्यूल्स थे फंस गए, पेप्टाइडोग्लाइकेन में फंस गए वो, ठीक है। जब ग्राम नेगेटिव के साथ किया, यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर थी वो कैसी थी, पतली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी हमने क्रिस्टल वायलेट से क्या किया, ट्रीट किया। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जब हम क्रिस्टल वायलेट के साथ आयोडीन डालें इस पे, ठीक है, जब हम क्रिस्टल वायलेट के साथ इस पे आयोडीन डालें, तब हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा ये कलर था ब्लू कलर, ये क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर लॉक हो गया, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया, लॉक हो गया। और जब यहाँ हमने क्रिस्टल वायलेट डाला तो क्या हुआ कि बैक्टीरिया पे हमारे क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन है अभी।
हम इसे चेक कैसे किए कि कौन सा कलर रह गया, कौन सा कलर हमारा धुल गया? जब हम अल्कोहल से इसको ट्रीट किए, जब हम इसको अल्कोहल से वॉश किए दोनों को, फिर क्या देखते हैं कि जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन मोटा था, मोटर लेयर था जिसमें, वहां पे क्या होता है कि जो क्रिस्टल वायलेट था हमारा ब्लू कलर, वो रिटेन कर गया, यानी वो रह गया बैक्टीरिया के अंदर। और जहां हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन पतला सा था, वहां पे क्या हुआ, हमारा ब्लू कलर हट गया। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो हमारे ब्लू कलर है वो सारे के सारे क्या हुए, हट गए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें तो ब्लू कलर हमें दिख गया, अब लास्ट में हम क्या करते हैं, सैफरानीन डालते हैं। क्यों डालते हैं सैफरानीन? ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा एक्चुअल में ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम निगेटिव है। जब हमने सैफरानीन को डाला तब क्या देखा, ये तो ब्लू ही कलर का दिख रहा था क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो थे वो पेप्टाइडोग्लाइकन में लॉक हो गए थे, तो ब्लू कलर हमारा रह गया था, यानी छोटे छोटे पोर्स होंगे उसमें लॉक हो गया, ब्लू कलर अपना रिटेन कर गया। ठीक है, जब हम इसमें देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो यहाँ ब्लू कलर तो आया नहीं, लेकिन जब इसको सैफरानीन से ट्रीट किया तो ये हमारा रेड या पिंक कलर का हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे फंस गए थे, यानी ब्लू कलर के दिख रहे थे, वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, और जो हमारा रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को हम याद कैसे रखेंगे? तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम हर किसी पे फॉलो हो जाए, लेकिन बस एक कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है ये जनरली हमारा कोई डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रहेगा ये हमारे जो भी लैब वैब में हम यूज़ करते हैं, रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंस में, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस, सारे हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जब हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो जितने भी हमारे, मतलब ऐसे समझो कि जो सुडोमोनास हो गया वो हमारा क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्टेनिंग वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। लगभग हमने प्रोकैरियोट्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोट स्टार्ट करेंगे। यूकैरियोट्स में भी सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगी। ओके, और कोई भी पैनिक नहीं होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट में बता देना। और जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है वो थोड़ा सा हमारा क्या है, समझने वाला पोर्शन है। तो अगर जिस बच्चे को वो पोर्शन नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम वो सारे सेल ऑर्गेनल्स को अलग अलग करके पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।